कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मजे कर रहे होंगे और भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत अच्छे लेक्चर की, जिसको हमने आज तैयार किया आप लोगों के लिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर that before going to the lecture we should understand the meaning of the lecture, means meaning of the topic actually. Alright, जैसे अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई एक्सपोनेंट क्या है, तो फिर हमें वो चीज ना पढ़ने में मजा आएगी ना समझने में मजा आएगी, है ना? तो उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो क्लैरिटी के साथ होगा। उस क्लैरिटी को हम क्या बोलेंगे, देखिए समझाते हैं आपको क्लास के अंदर। ठीक है, सपोज करिए मैं आपके सामने एक चीज लिखा, ठीक है, ए की पावर अगर मैं लिख रहा हूं 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ए क्या हुआ? हमारा ए हुआ इसमें हमारा बेस, और 2 जो है वो क्या है? हमारी पावर। इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। एक्चुअली में एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि ये जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ये किस काम आएंगे हमारे? भाई क्वेश्चन तो ये होता है ना, भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे किस काम आएंगे ये? एक्चुअली में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारी हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स की जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हम पावर की पावर पढ़ते हैं, या अंडर रूट में पावर्स हैं। अंडर रूट कुछ जैसे हम लिखते हैं, सपोज करिए आप लिख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर m, ठीक है, और इसकी पावर समथिंग मान लीजिए a, तो कुछ भी, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको उसको इस तरीके से ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पावर्स और बेस की जब पावर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और जो जिसकी पावर लेते हैं वो हमारे बेस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोग उसको बहुत आसानी से पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला जो आपका एक्सपोनेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बेस हमारा सेम रहता है, पावर जो होती है एक्सपोनेंट वो अलग अलग होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, a की m करें और यहाँ पर अगर मैं a की पावर n करूं, तो आप देखिए बेस सेम है हमारा, है ना? तो मैंने क्या कर दिया? पावर को ऐड कर दिया। पावर ऐड तभी हो पाएंगी जब आपका बेस सेम होगा। बेस अलग अलग हो तो पावर ऐड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये m क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट है, n भी क्या है? एक्सपोनेंट है। a और a क्या है? हमारा बेस है, तो दोनों का बेस सेम था तो हमने पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अगर सपोज करिए ऐसा आ जाए, a की पावर m1 क्रॉस a की पावर m2 क्रॉस a की पावर m3, तो आप क्या करेंगे? a की पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 कर सकते हैं। मतलब ये जितनी भी अगर बेस सेम है और पावर चाहे कितनी भी चलती जाए आगे तक, तो सब की सब पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। जब तक ये हम लोग लॉस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि लॉस पढ़ लिया तो बस खाली लॉस पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन भी करने जरूरी है, वो भी कराएंगे आपको ताकि आपको क्लैरिटी आए। ठीक है, सेकंड क्या है, इसी को हम ऐसे कर लेते हैं कि सपोज करिए ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, मतलब a की पावर m ऊपर है, ये की पावर, इसको क्या लिखेंगे फिर? देखिए, जो ये नीचे वाली जो पावर है ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जैसे ये m है पावर और ये n है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो ही ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ये n, ये a की पावर n, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी इसमें। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है तो देखो, a की पावर n को आप a की पावर माइनस n लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 की पावर 3, तो अगर आप चाहते हो कि 2 की पावर 3 नीचे चला जाए तो वो ऐसे नहीं जाएगा, नीचे 1 के नीचे चला जाए, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाए, तो उसको आपको माइनस पावर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी हो जाएगा। तो लेकिन इसमें ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि यहाँ इस कंडीशन में जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, अगर ये 0 हो गया, किसी की भी पावर अगर आप 0 कर दोगे, मतलब a को अगर आप 0 कर दोगे तो 1/0 क्या देगा आपको? इंफिनिटिव, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के कारण ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए, किसी की भी पावर अगर आप 0 करोगे तो 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो समझ ली, किसी की भी पावर, कंडीशन किसी की पावर नहीं, बस a की पावर, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं 0 की पावर 0 कर दूंगा
तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये भी आप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट लॉज हम पढ़ते हैं, अगर हमारा बेस सी सेम हो, जैसे हमने बेस सेम की बात कर रहे हैं, जैसे ए की पावर सपोज करिए m है और उसकी पावर n है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a अंदर n और बाहर m, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको पावर को आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, दोनों के एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करा सकते हो, a की पावर m की पावर n, a की पावर n और ब्रैकेट के बाहर n है, तो आप इसके आपस में मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, ठीक है ना। ये आपको ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीखना इसलिए जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब चीजें वहां पे अप्लाई होंगी, इससे पहले हम इसको सीख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और लॉज भी हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो यू हैव टू मैनेज विद दैट, ठीक है। लेटर ऑन वी विल डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे मानिए ए की पावर n है, तो ये आपने कर लिया। अब इसमें एक चीज और होती है जो आपको समझाने वाला हूं मैं, 6 जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो, जैसे मान लीजिए a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है और इक्वल टू का निशान बीच में लग गया, तो भैया आप ये मान के चलिए कि m बराबर n होना है, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू n, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन लग रही है, क्या कंडीशन लग रही है इसमें, m बराबर n तो आपने कर दिया है ना, m बराबर n तो कर दिया, लेकिन इसमें यह है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और प्लस माइनस 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप 0 की पावर कुछ भी ले रहे हो तो 0 हो जाएगा ना, अंटिल अनलेस 0 की पावर 0 ना हो, वो डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर 0 की पावर 0 ले रहे हो तो 0 की पावर कुछ भी ले तो 0 हो जाएगा, तो कोई मायने रखता नहीं है, तो आप फिर पावर कंपेयर क्यों करोगे, कोई फायदा नहीं कंपेयर करके, है ना। वैसे भी 1 की पावर है, मान लिया आपने 1 लिखा है यहाँ पर, 1 की पावर आपने कुछ भी लिखी m, 1 की पावर n लिखी, तो कुछ कंपेयर करके फायदा ही नहीं है, m बराबर n क्या करोगे, वो तो 1 ही 1 हो जाएगा ना, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा, तो 1 बराबर 1 हो गया। तो ये तब काम आएगा जब ना तो ये 1 हो और ना ही ये 0 हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसके बारे में। और अब आप आ जाइए 7th प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। उसमें हम क्या होता है, अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम पढ़ रहे थे जब बेस हमारा क्या हो, सेम हो। अब हमारा बेस सेम नहीं रहेगा, हमारा बेस जो है चेंज हो जाएगा। सपोज करिए आप ऐसे पढ़ रहे हैं, बेस सेम अलग अलग हो गया, पावर सेम हो गई, तो अभी क्या करेंगे, इसे बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। और ये क्या था हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पावर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, पावर्स उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं, पावर जो पहले पावर आई है बाद में प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सोचना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या चल रहा है दोनों में। यहां पे हमारा क्या चल रहा है, पावर्स का प्रोडक्ट चल रहा है, यहां पर प्रोडक्ट का पावर चल रहा है, ये प्रोडक्ट हुआ उसका पावर हुआ, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए की पावर n कर सकते हैं, बी की पावर n कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 8th में हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन बी की पावर अगर n है तो a की पावर n कर दीजिए, b की पावर n कर दीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक लॉज और होता है कि सपोज करिए x की पावर n है और यहां पर a है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपॉन n, ये लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो ये भी एक नियम होता है, मतलब जैसे सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे, अगर यहां पर x की पावर 1/2 है और यहां पर आपका 4 है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू, क्योंकि मैंने क्या बोला, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे 2 है यहां पे, ठीक, x की पावर 2 है, तो अब आपको क्या करना है, जब आप चाहते हो कि x फ्री हो जाए, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट ना रहे, तो जो फ्री कैसे होगा, ये 2 जो सामने वाली जो डिजिट है, चाहे वो वेरिएबल हो कुछ भी हो, उसके एक्सपोनेंट में 1/, में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये कुछ, ठीक है। और अगर ये सपोज करिए उल्टा है, सपोज करिए 4 की पावर 1/2 है और x है, तो जब ये जाएगा तब भी ये 1/1/2 हो जाएगा, तो तब भी क्या हो जाएगा, ये 1/2 मतलब 1 अगर मैं बात करूं 1/1/2 तो 2 पर आ जाएगा, तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आप ऐसे सेपरेटली कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आई थिंक ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ कराऊंगा लॉज ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। आप इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज, आप इसे पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको पॉज करके, फिर मैं आपको कुछ लॉज ऑफ ओ भी कराऊंगा, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिकल्स, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स कराऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उस चीज को, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ सकते हैं आपके, ये ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आएंगे, हाफ ईयरली जो एग्जाम आ रहे हैं आपके
हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने जरूर मिल जाएंगे इसमें से, अगर आप इसको पूरे लेक्चर को सुनेंगे मेरे, तो आपको कुछ क्वेश्चंस हाफ ईयरली से रिलेटेड मिल जाएंगे आपको इसमें। और मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक ही बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए है। कोई भी बच्चा अगर ध्यान से देखेगा, लेक्चर को सुनेगा, समझेगा, तो डेफिनेटली उसको फायदा से होने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉज ऑफ रेडिकल्स, है ना, लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंडर में आते हैं, अलग से कुछ नहीं है, बस कुछ चीजें अंडर रूट की वाली बात कैसे बात करो आप। सपोज करिए कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा है एन ए, ठीक है, और बेस जो है हमारा अलग अलग है, और ये आप देखें ध्यान से, जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, मतलब अगर ये अंडर रूट भी होता, 2 भी होता, अंडर क्यूब हो सकता था, अंडर रूट होता था, यहाँ पावर होता तो 4th रूट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एन की जगह, सपोज करिए कुछ भी, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एन आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए और बी की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। सपोज करिए यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू है, मात करिए 4 है, सपोज करिए 4 है, और यहाँ पर भी 3 है, पर शर्त क्या है कि ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, मतलब बेस, जैसे यहाँ पे हम बेस की बात करते हैं, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पर भी जो रेडिकल्स है 1/n वो सेम होना चाहिए। तो ये क्यूब है तो ये भी क्यूब होना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे हमारा 3 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा किसमें लगेगा, रेडिकल्स में। से पहला रेडिकल रूल हो गया। सेकंड रेडिकल रूल हमारा क्या होता है कि सपोज करिए ऐसा है ए, और नीचे भी क्या है, एन बी। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि ये टोटल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे जैसे आपने मैंने एग्जांपल दिया ना, इसको आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4/3, ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नियम आ जाते हैं जो बहुत काम आने वाले हैं आपके रेडिकल्स में। रेडिकल्स में एक आधा लॉ और होता है, ठीक है, जो अभी शायद माइनस की हो रहा है मेरे, लेकिन ये दोनों लॉ जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा हल्का सा याद आया तो बता दूं आपको। शायद ये कुछ ऐसा रहता है कि सपोज करिए यहाँ पर n है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू है, सपोज करिए x, है ना, और यहाँ पे a है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/n इक्वल टू a। मतलब ये जो n है ना, जो अंदर रहता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज कुछ मान लिया, अगर हम, ये तो नॉर्मल चीज है, आपको सब जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि चीज आप नहीं जानते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर रूट, मान लीजिए लिखा है इसको 4, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 1/2, है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 1/3। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म में लिखे चाहे इस फॉर्म में लिखे, ठीक है ना। तो ये रेडिकल के कुछ लॉज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो प्लीज आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर शुरू करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर। ठीक है, 3 और 4 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट पूरा यूज होगा उसमें, जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो हमने पढ़ा है ना आपको, कंसेप्ट वो पूरा यूज होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि वो अनयूज रह जाएगा, सब यूज होगा भैया, कुछ भी ऐसा नहीं छूटने वाला जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब काम आएगा, सब काम आता है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। जो भी लॉज पढ़ाए हो कहीं ना कहीं उनका यूज जरूर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक चीज पढ़ाई है अभी। ठीक है ना, क्या पढ़ाया था, एक लॉ पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे सपोज करिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं जो बताने वाला हूं क्वेश्चन आपको। जैसे सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोई, 4 की पावर 2, उसकी पावर 2, उसकी पावर 1, उसकी पावर 5, उसकी पावर 6। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे सर तो बड़ा फाइन क्वेश्चन है ना। हम आप इन सबकी पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका क्या, 4 की पावर 6 5 या 30, 32 जा 60, 62 जा 120, तो ये आ गया आपका आंसर, है ना। आप लोगों सही आंसर है, पर ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करा जाता है। क्यों नहीं करा जाता है मैं बताता हूं। देखिए, इसका एक नियम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि a की पावर m और बाहर n है, तो आप इसे a की पावर mn लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब ये ब्रैकेट में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए a की पावर m है
और उसके ब्रैकेट में पावर n है, फिर ब्रैकेट में उसके पावर mn मान लीजिए p है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सारी पावर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इंटू m इंटू एन टी। जब ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर आ रही है, ये ब्रैकेट से बाहर है, फिर ये ब्रैकेट में फिर से बाहर है, तो आप इसकी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन अगर ये इस सिचुएशन में कंडीशन आ रही है, इस सिचुएशन में क्वेश्चन है, इस तरीके का है, तो आप पावर की मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करा सकते और रॉन्ग हो जाएगा। उसका तरीका क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए उसका तरीका क्या होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका तरीका ये होता है सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप इसमें, देखिए सबसे पहले आप करेंगे इसमें 5 की पावर 6 है ना। आप मुझे बताइए, आप 5 की पावर 6 में निकाल दूंगा, लेकिन मुझे एक चीज देखिए, क्वेश्चन में 1 की पावर 5 की पावर 6 है, ये कहता है कि पहले आप 5 की पावर 6 निकालिए, ठीक है। लेकिन मेरी नजर कहां पड़ गई, मेरी नजर पड़ी सीधा 1 के ऊपर। मैंने कहा यार अगर 1 में यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं 5 की पावर 6 निकाल भी लूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, है ना, अल्टीमेटली तो बन ही जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 6 कुछ भी आ जाए है तो 1 की पावर में ना, तो इसका मतलब यहाँ मुझे 1 मिलने वाला है, यहाँ से मुझे 1 मिल गया, तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिल गई। मतलब सेपरेटली आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसकी पावर निकालेंगे फिर इसकी पावर निकालेंगे, फिर 1 मिल गई, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भैया, 4 की पावर 2 और इसकी पावर 2, और फिर देखिए ये 1 की पावर 5 की पावर 6 तो हमारी 1 ही आ गई, ठीक है। अब आप 2 की पावर 1 निकालेंगे, तो 2 की पावर 1 क्या आएगी 2, तो ये होगी 4 की पावर 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 आ गई यहाँ से। अब क्या आएगा हमारा, अब 2 की पावर 2 निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 4 की पावर 4, ठीक है। अब 4 की पावर 4 आ गई, तो आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो ये यहीं पे आंसर रख दीजिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया आपका। लेकिन आप चाहते हैं कि 2 की पावर में 2 के एक्सपोनेंट में करा जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की पावर 2 और बाहर तो 4 पड़ा हुआ है, ये हमने खुद अरेंज किया है इसको, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि 4 की पावर 120 समथिंग, तो वो तो भैया गलत होने वाला था, इसको ऐसे सोल्व नहीं करा जाता है, ठीक है, इसका एक रूल होता है। तो ये बच्चे जल्दी जनरली हम जब ये कब काम आएगा, मान लिया एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया छोटा सा, तो आपको लगेगा अरे पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, भाई कैसे सोल्व हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक टेंशन, और आसान क्वेश्चन है, ऐसे सोल्व करा जाता है, ठीक ठीक है। तो एक तरीके का क्वेश्चन तो ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसके ऊपर, है ना। ये तो एक तरीके का क्वेश्चन हो गया, जैसे मान एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, जनरली ऐसा पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है की पावर 1330 की पावर -x, ठीक है, और 225 की पावर y, 225 की पावर y, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है इसमें, ये आपको गिवन है, मतलब कहा जा रहा है कि भैया ये इसके बराबर है, और पूछा क्या जा रहा है कि आप बताइए कि 3xy की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पूछा जा रहा है कि 3xy की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ सब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ही यूज होने वाला है। देखिए ये 1331 है ना, मैंने आपको कई बार बोला है कि बेटा आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 1 से लेकर 25 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, एटलीस्ट 12 तक तो आपको क्यूब याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर क्यूब याद हो जाते हैं तो आपको काफी हद तक हेल्प मिलती है। आपको क्या करेंगे, 1331 है 1331, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11 की पावर 3 उसकी पावर -x, इसे कर सकते हैं 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, उसकी पावर y, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद है आपको ये रूल कि a की पावर m, और अगर n बाहर हो तो कर सकते हैं उसको a की पावर m, यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी कि हम कर सकते हैं 11 की पावर -3x और 15 की पावर 2y। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, है ना, लॉजिकली भी है, यहाँ पर 11 की पावर -3x है, यहाँ पर 15 की पावर 2y है, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर आप नहीं रख सकते x और y, किस नंबर को छोड़ के बताऊंगा मैं आपको, कि आप 11 को 15 के बराबर कर दो, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज करो आप 1 पुट करते हो तो 11 की पावर -3 आ जाएगी, 15 की पावर 2 आ जाएगी। अगर आप यहाँ 2 पुट करते हो तो 15 की पावर कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ आ जाएगी 2 पुट करोगे तो 11 की पावर -6। तो किसी भी तरीके से ये वैल्यू बराबर नहीं आ सकती, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है कि जब दोनों वैल्यू बराबर आ सकती है, क्या, जब आप क्या कर दोगे, x की वैल्यू भी 0 पुट कर दोगे और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दोगे, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, ठीक है, कि तभी बराबर आएंगे जब x और y दोनों 0 हो जाएंगे, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो अगर x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया, तो आप यहाँ क्या निकालोगे आंसर, 3 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 आ गया आपका, ठीक है। तो 3xy की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड भी थोड़ा काला हो गया, आई थिंक डस्टर का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 2 की पावर x-1 क्रॉस 4 की पावर 2x+1, ऑलराइट, अपॉन 8 की पावर x-1 इक्वल टू 64। ठीक है जी, आपको निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 की पावर x-1, 4 की पावर 2x+1, 8 की पावर x-1 इक्वल टू 64। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे काम कर रहा है इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे 2 की पावर, हम कोशिश करेंगे सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकें। जैसे 2 की पावर x-1 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ब्रैकेट ऊपर क्या है 2x+1, और नीचे इसे क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, ऊपर क्या है x-1, और इसको भी आप 2 की पावर लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है 64। अब आप देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, 2 की पावर x-1 क्रॉस, सब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहे हैं, आप देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n, a की पावर mn, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई हुई, और ये 2 की पावर 6 हमारा एज इट इज चल रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए कि दोनों बेस सेम है, बेस सेम है, लग रहा है ना एक्सपोनेंट बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर x-1 प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, और नीचे कितना है 2 की पावर 3x माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, आगे से यहां समझते हैं क्या हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 की पावर x प्लस 4x कितना हो जाएगा भैया 5x, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर, तो 3x माइनस 3 चल ही रहा है जू का तो। ठीक है 6। अब आपको क्या करना है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को ऊपर लेके जाना है, मतलब मैंने आपको समझा था ना एक रूल, a की पावर m अपॉन a की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर n अपॉन a की पावर n को a की पावर m माइनस n, यानी कि नीचे की पावर है, अगर बेस सेम है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 की पावर 5x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3 और 2 की पावर 6। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5x में से 3x गया, कितना बचा 2x, 3 और 1 यहां से हो गया 4, ये हो गया 2 की पावर 6। अब आप देखिए फिर एक प्रॉपर्टी लग गई हमारी, कौन सी वाली, अगर a की पावर m हो और इधर भी अगर a की पावर n हो तो पावर हमारी कंपेयर हो जाती है ना, तो हमने पावर कंपेयर कर दी यहाँ पर। अगर बेस सेम है तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 6 आ गया, और 2x इक्वल टू कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2, मतलब 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ गया 1। ये तो हमें चाहिए था। तो देखिए आपने लगभग देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टी लग गई, सारी नहीं लगी लेकिन काफी हद तक काफी प्रॉपर्टी लग गई है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है, इसकी वेटेज भी है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में तो मैं भी एमसीक्यू पूछ सकता है, अगर टीचर का अगर कुछ है एग्जाम में तो पूछ सकता है, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में काफी काम आने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, पॉज एंड प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, माइट बी पॉसिबल इसके बाद एक आध क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की पूरी नॉलेज हो सके। प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसे भी हम कराते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हाफ ईयरली के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफी कुछ मिल जाएगा अगर आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनेंगे, तो आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी हाफ ईयरली के लिए। एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ स्कूल टीचर जितना मेरे को नॉलेज है मैं अपना पूरा नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। एक क्वेश्चन है बेटा जनरली बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है 10 की पावर x इक्वल टू है 64, और आपसे पूछा जा रहा है 10 की पावर x बाय 2 प्लस 1, सॉरी थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, x बाय 2 प्लस 1, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने,
जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 10 की पावर x बाय 2 प्लस 1, और दिया क्या है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा सर बड़ा मुश्किल काम है तो निकालना, क्योंकि 10 की पावर x बाय 2 प्लस 1 या तो x बाय 2 ही नहीं है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरे को देखना है और इस क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे कैसे करना है। देखिए 10 की पावर x बाय 2 प्लस 1 है ना। अब मैं आपको क्या समझा दिया, याद है आपको, a की पावर n प्लस n, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और a की पावर n, यानी बेस सेम हो तो पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड होकर सेपरेट कर लेते हैं, तो 10 की पावर x बाय 2 और 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई में, है ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखो, ये 10 की पावर x बाय 2, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी, आपको याद होगा, a की पावर m अगर n है तो a की पावर n और m कर सकते हैं ना, और a की पावर mn भी कर सकते हैं। मतलब n अगर बाहर है तो उसे अंदर ले आएंगे, n अगर बाहर है तो उसे बाहर ले जाएंगे, मतलब m n n m आगे पीछे कर सकते हैं पावर को अंदर बाहर, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ भी हमने वही किया, हमने क्या करा, यहाँ पर x को अंदर ले गए और बाहर क्या कर दिया, 1/2 कर सकते हैं ना ऐसा, एक को अंदर एक को बाहर कर दिया हमने, और ये 10 की पावर 1 तो 10 ही आ गया। अच्छा ऐसे क्यों करा हमने, बच्चे कोचिंग से ऐसे क्यों करा आपने, 1/2 को अंदर क्यों लिया। मैंने 1/2 को अंदर इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं 1/2 को अंदर लूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा उसका, मेरे को तो एक्चुअली वैल्यू किसी गिवन है, इसकी गिवन है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसका यूज करेंगे। 10 की पावर x की जगह क्या रख देंगे 64 की पावर 1/2 इंटू 10 है ना, इसको इंटू कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको किसी बात का कि पता नहीं क्या आप डॉट डॉट लगा रहे हो, सब पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट नहीं है, वो मल्टीप्लाई में आता है। अब 64 1/2 मतलब क्या हुआ इसका मतलब, ये 64 है मतलब क्या हुआ 8 और ये 10, तो कितना वैल्यू आ गया 80 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके के इन क्वेश्चन को ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लिए काफी है, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कुछ नया टॉपिक इसी के ऊपर, बल्कि नया टॉपिक नहीं, मैं तो चाहूंगा कि इसी के ऊपर हम और क्वेश्चंस भी करें, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक पे कर पाएंगे आप लोगों को उतना ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है आप मुझे इसके बारे में किसी भी तरीके से, जैसे आप चाहे मेरा नंबर भी मैं आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इस नंबर पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो नहीं प्रॉब्लम है कुछ तो कमेंट में छोटे मोटे, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई, क्योंकि आप लोग अवेयर है इस चीज से पहले भी, है ना, तो अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम कुछ है तो आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।